दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार वर्सेस मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, इन पर बात कर की है हमने। पिछले वीडियो में मैंने केजरीवाल सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप और उनके लिए क्या क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर और कैसे कार्रवाई हुई उसके बारे में बताया था। तो ये उसी का अगला पार्ट है, मोदी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप और कार्रवाई। दोस्तों, मोदी सरकार को 10 साल हो गए सत्ता में, लेकिन एक भी आदमी ना भारत में ना भारत से बाहर आज तक यह आरोप लगा पाया है कि मोदी जी ने कोई 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है। ये बात कही है हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि केजरीवाल मोदी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है? तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने वीडियो में अपने विचार रखता हूं, अपने तर्क रखता हूं, फैक्ट्स रखता हूं आपके सामने, अपना निष्कर्ष भी रखता हूं, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे तर्कों को, मेरे फैक्ट्स को चेक करके वीडियो पूरा देखें, फैक्ट्स को अपनी कसौटी पर खरा परखें, अच्छे से परखें, उसके बाद ही निर्णय लें कि मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं उसमें कितना दम है, और तभी अपने निर्णय लें। क्योंकि आप भी समझदार लोग हैं और सबको अपना निर्णय लेने का अधिकार भी पूरा होता है। कोई अपने विचार किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं मोदी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप और कार्रवाई। दोस्तों, भाजपा और मोदी सरकार द्वारा जो एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है, हालांकि मैं इसको भाजपा सरकार कहना पसंद नहीं करता क्योंकि भाजपा सरकार है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है, लेकिन फिर भी उसके जो काम है, अच्छे काम है, हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इनमें जो एक सबसे अच्छे कामों में गिना जाता है वो है भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत पूरे देश में सड़कों का एक ऐसा जाल बिछाना जिससे हमारी आवाजाही तेज हो सके, हमारा वक्त बच सके, सामान का वितरण अच्छे से हो सके, हर जगह पे जल्दी से जल्दी सामान पहुंच सके। तो ये प्रोजेक्ट हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की थी, लेकिन इसमें आज वाकई में बहुत तेजी नजर आती है और हमारे माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। अब आते हैं भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर। तो लेकिन इसके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप तो अच्छे खासे लग चुके हैं। छोटा सा उदाहरण, दिल्ली के पास द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे बना, जिसकी अनुमानित लागत 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर रखी गई थी, और जो लागत आई है दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि उसकी लागत 251 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर आई है। और ये आरोप ना तो मेरे हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं, ना केजरीवाल सरकार के हैं। ये आरोप भारत की एक स्वतंत्र संस्था है जो अकाउंट्स को ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ये CAG की रिपोर्ट है और CAG ने लिखित में ये रिपोर्ट दी हुई है, तो इसलिए अधिक विश्वसनीय मान सकते हैं। दोस्तों, इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे भारत में लगभग 75,000 किलोमीटर सड़क बनने का प्रस्ताव था, जिसकी अनुमानित लागत पहले 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर रखी गई थी, जो कि बाद में बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर कर दी गई। इस लिहाज से देखें तो इसमें ही एक मोटा सा जो घोटाले का तथाकथित घोटाले का अमाउंट सामने आता है, वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, सिर्फ 7.5 लाख करोड़ रुपया। आप इसमें जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, गिनती भूल जाएंगे जिसको लिखने लगेंगे। अब आप जानिए कि ये आरोप है कि नहीं है, फैसला आपको करना है। इसकी जांच मुश्किल है होना आगे फर्दर। किसने घोटाला किया, पैसा किसने खाया, कहां कहां इसका पैसे का हिस्सा गया, इसकी जांच होने की हमें आगे कोई उम्मीद तो है नहीं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा घोटाला अभी सामने आया है, जो तथाकथित घोटाला कह सकता है, क्योंकि इसकी कोई अलग से जांच रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन बहुत सारे तथ्य है, बहुत सारे सबूत खुलकर चिल्ला चिल्लाकर बोल रहे हैं
कि ये सिर्फ आजाद भारत का नहीं, शायद दुनिया भर का सबसे बड़ा घोटाला है, जो सबूतों के साथ सबके सामने है। पक्के सबूत है एक ही चीज के, जिसे हम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। नहीं पता होगा इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला या स्कैम, तो इंटरनेट पर जाकर सर्च करिए। इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी इसकी पूरी डिटेल दी गई है, तो आपको इसमें पूरा घोटाला दिखेगा। दोस्तों, इसको क्यों बनाया गया था, इसका मकसद क्या था? जैसा कि मोदी सरकार ही बोलती है, इसका मुख्य मकसद था राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा इकट्ठा करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो पूरी तरह पारदर्शी हो, जनता को पता रहे कि किस पार्टी ने, किस पार्टी को, किस व्यापारी ने, किस आदमी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, जिससे वो अपने खर्चे चुनाव के पूरे करती है पार्टियां। तो अगर ये पारदर्शी होता जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे नियम डाल दिए गए कि सारी चीज शंका के घेरे में आ गई। इसके लिए इनकम टैक्स लॉ में चेंज किए गए, कंपनीज एक्ट में चेंज किए गए, बहुत सारी पॉलिसीज को बदला गया, और एक नियम और डाल दिया गया कि इसको देखने का अधिकार, इसके बारे में जानने का अधिकार जनता के पास नहीं होगा। कौन पार्टी किससे कितना चंदा कैसे ले रही है, जनता को जानने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये 2017 में शुरुआत की गई इसकी। उसके बाद भरपूर चंदा मिला राजनीतिक दलों को, और जिसका एक मोटा हिस्सा मोदी सरकार के पास भी आया। सभी को मिला इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि औरों को नहीं मिला, लेकिन इसका एक सबसे मोटा हिस्सा मोदी सरकार के पास आया। ठीक है, उनका भी कहना ठीक है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको ज्यादा चंदा मिलता है, और सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा एमपी है, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल आता है, भ्रष्टाचार कैसे होता है, भ्रष्टाचार कैसे माना जाता है? दोस्तों, भ्रष्टाचार तभी माना जाता है जब आपने किसी पार्टी का, किसी आदमी का, किसी व्यापारी का कोई काम करवाया और उसके बदले में पैसे लिए, उनके लिए कोई कानून में बदलाव किया उनकी फायदे के लिए। जैसा कि दिल्ली सरकार के तथाकथित शराब घोटाले में कहते हैं कि केजरीवाल सरकार ने 100 करोड़ रुपए का चंदा लेकर 5 से 7%, 5 से कमीशन बढ़ाकर व्यापारियों को 12% कर दिया। तो अगर इसके बदले में इन्होंने पैसा लिया तो बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा। लेकिन वो पैसा आना तो चाहिए, नहीं तो ये पूरी तरह एक पॉलिसी मैटर होता है, और पॉलिसी बनाने का अधिकार चाहे वो केंद्र सरकार है, मोदी की सरकार है, या किसी भी राज्य की सरकार है, उनके पास होता है। उनके पास ऐसा बदलाव करने के पूरे अधिकार होते हैं। तो बात अभी मोदी सरकार की चल रही है, तो इनके जो चंदे के डिटेल सामने आ रही हैं, और चंदे की डिटेल भी उन्होंने कैसे दी, इतनी आसानी से नहीं दी, जिनको ये पारदर्शी कहते थे कि जनता के हित पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2018-19 से लगातार केस चल रहा था, और इन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये सच जनता के सामने ना आए, ये इसका खुलासा ना हो। लेकिन धन्यवाद कुछ हमारे वकीलों का, खासकर प्रशांत भूषण जी का, और उनके साथ जुड़े जितने दूसरे वकील हैं सबका, और साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय का, जिसने ना सिर्फ दबाव देकर पूरा घोटाला सामने लाए, बल्कि एक ही चीज की पोल खोलकर रख दी। ये सारी डिटेल इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के साइट पर उपलब्ध है। किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने किस तारीख को चुनावी बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, बॉन्ड खरीदना, पार्टी को देना, सारा बैंक से ट्रांजैक्शन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार के आरोप कैसे हैं? दोस्तों, इसमें बड़ी चीजें, कुछ बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, आसमान पर लिखी इबारत के जैसे इसको कोई भी पढ़ सकता है। एक दिन किसी घर छापा पड़ता है ईडी का, सीबीआई का, 10 दिन 15 दिन के बाद वो आदमी 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का चंदा देता है, उसके बाद वो जांच बंद हो जाती है। एक आदमी 50 करोड़ 100 करोड़ का चंदा देता है, उसके बदले में 500 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ 1600 करोड़ रुपए का व्यापार मिलता है, बिजनेस मिलता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी कहेंगे। और जो छापे पड़ते हैं और उससे वसूली होती है, केस खत्म हो जाते हैं, ये तो सीधा सीधा फिरौती के केस है। आप पिक्चर में देखते हैं
कि कुछ गुंडे होते हैं, दुकानों पे जाते हैं किसी कॉलोनी के किसी गांव में और कहते हैं कि अगर आपको यहाँ व्यापार करना है तो गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, फिरौती देनी पड़ेगी। ऐसे ही किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया, किसी ने कोई बड़ा अपराध किया, उसके बदले में चंदा दे दिया इनको, तो उनको या तो जमानत मिल गई या केस ही खत्म हो गया या केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, और इसके पूरे सबूत इनके अंदर मौजूद हैं। यहां तक कि चंदा पाकिस्तान से भी आया, चंदा बीफ कंपनियों से भी आया, 250 करोड़ के करीब चंदा आया, जो कि ये बीफ के निर्यात के ऊपर सख्त विरोध में रहते हैं, चिल्लाते हैं गाय को चिल्लाते हैं, गाय हमारी माता है, लेकिन उन्हीं बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का चंदा भी कमाते हैं, लेते हैं, इनको कोई शर्म नहीं आती। अब जो चंदा कुछ पाकिस्तान से आने के आरोप हैं, वो क्यों आया, ये भी जांच का विषय है। कुछ कंपनियां कामों में गड़बड़ हुई, जैसे भी देखा होगा, एक सुरंग बन रही थी कश्मीर के अंदर, वो ढह गई, उसके अंदर करीबन 42 मजदूर कई दिन तक फंसे रहे, लेकिन मजदूर तो जिंदा बच गए, लेकिन उस कंपनी के ऊपर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस कंपनी ने भी उसी दौरान इनको चंदा दे दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसको आप समझ सकते हैं, इसका मतलब होता है कि सोच समझकर चोरी करने का एक रास्ता बनाया गया, असंवैधानिक काम किया गया मोदी सरकार द्वारा। तो तरीका तो ये कहता है कि इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था और इसकी निष्पक्ष जांच भी कराते, लेकिन जांच तो भूल जाइए, तो आरोप को स्वीकार भी नहीं करते। जब जांच ही नहीं होगी तो तब तक तो बेदाग ही रहेंगे मोदी जी। जब जांच होगी, सबूत मिलेंगे, तब तक तो आरोप तो लग सकते हैं, पर बेदाग रहेंगे। और जो इसे पारदर्शिता का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, उसी में सबसे बड़ी भूल की इन्होंने कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद ही इसको जनता के सामने लाने दिया गया, और उसमें भरपूर कोशिश की कि चुनाव के दौरान ये सामने ना आए, तो बार बार तारीख बढ़ाने की मांग की। लेकिन फिर धन्यवाद माननीय उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का, जिन्होंने कहा नहीं जी, 24 घंटे के अंदर हमें पूरी डिटेल दे दो, जो कि पहले मना कर रहे थे। वो 24 घंटे के अंदर वो डिटेल आई और चुनाव आयोग की साइट पर चढ़ा दी गई। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें थी और कुछ चीजें और भी सामने आई, जैसे कुछ दवा मैन्युफैक्चरिंग करती है, दवाइयां बनाने वाली कंपनीज हैं, उनकी दवाइयां पहले पास होती हैं, टेस्टिंग होती है, उसके बाद उनको बाजार में शेयर बिक्री के लिए इजाजत दी जाती है। तो ऐसी ऐसी दवाइयां देखने में सामने आई हैं जो 4 बार 5 बार 6 बार दवाई फेल हुई, उसके बाद 100 200 250 करोड़ चंदा आया और वो दवाई पास हो गई। तो इसका क्या मतलब है? या तो आप चंदा वसूल करने के लिए इनको नाजायज तंग कर रहे थे, या आपने घटिया दवाइयां पास कर दी, जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। और तीसरा, इसमें एक पहलू और भी सामने आया है। आप देखिए, पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर जो दवाई 100 रुपए की 150 रुपए की थी, वो 300 रुपए 400 रुपए की हो गई, कई गुना रेट बढ़ गए दवाइयों के। ये भी उसी चंदे का एक हिस्सा हो सकता है। व्यापारी को तो चंदा और धंधा का खेल खुल के हुआ ही हुआ। किसी ने कोई गलत काम किया, उसको भी उन्होंने पैचंदा लिया और काम खत्म, छापा मारा, वो भी हो गया। इस तरह से इन्होंने व्यापारियों से बहुत मोटा मोटा चंदा लिया, और ऐसी ऐसी एजेंसियों से चंदा लिया, ऐसी ऐसी कंपनियों से भी चंदा लिया गया है जो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, जिनकी अपनी सालाना कमाई या तो नुकसान में जा रही है कंपनियां पिछले 3 साल से 4 साल से, या उनकी कमाई सिर्फ कुछ लाख रुपए है, या 2 4 10 करोड़ रुपए है। और ऐसी कंपनियां अपनी कमाई से कई गुना ज्यादा 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए तक का चंदा दे रही हैं। तो जो आदमी साल भर में कमाई जिसकी कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए है, वो 100 200 300 करोड़ रुपए चंदा कैसे देगा, क्यों देगा? इसके लिए अंदाजा लगाना किसी के लिए मुश्किल नहीं है कि कुछ तो लेन देन हुआ है, या ये शेल कंपनीज है, नकली कंपनियां बनाई गई हैं, जो देने वाला कोई और है और इनके नाम से चंदा सामने आया है। तो ये बहुत
बड़ा घोटाला इसलिए हम बोलते हैं इसको। इसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जो जुआ खेलने और पूरे देश में जुए को बढ़ावा देती हैं। उस कंपनी ने भी शायद तकरीबन 1600 करोड़ रुपए चंदा दिया है इनको। क्यों? सवाल तो आएंगे। अब जांच अभी सत्ता में इनके हैं ये, तो कितनी जांच करवाएंगे नहीं करवाएंगे, या जांच की रिपोर्ट कैसे आएगी? अब ये एक खुली किताब हो चुकी है। इसके अलावा इसमें और किसी को ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें एक चीज और साथ में जोड़ दूं मैं, जो चंडीगढ़ चुनाव में इन्होंने हालात किए, खुलेआम वोटों की चोरी की। सिर्फ 36 वोट थे जिनकी गिनती में इन्होंने 8 वोट को कैंसिल करके भाजपा को जितवा दिया। तो यहां भी हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद बनता है, तो वो अगर इंटरफेयर नहीं करते, सच सामने नहीं लाते, और ये भी तब जब ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में आ गया। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आता तो इसमें कोई क्या कर लेता। तो 36 वोटों में भी घपला करके इन्होंने 8 वोट गलत तरीके से कैंसिल करके अपने बीजेपी का मेयर बना दिया, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके आम आदमी पार्टी का मेयर घोषित किया। अब आते हैं इनकी अगली बात पर। ये क्या इनकी किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, ये भी साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं। जैसे केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ मंत्री पकड़े गए तो उनको तुरंत बर्खास्त किया गया। यहां पर क्या हो रहा है? ईडी जाती है, छापा मारती है, उनको या तो भाजपा में शामिल हो जाती है और चंदा साथ में आ जाता है, तो वो या तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, फाइल बंद हो जाती है, या केस को बहुत ही धीमी गति में डाल दिया जाता है कि चलता रहेगा 10 साल 20 साल, बाद में देखेंगे। और इसमें एक बड़ा मजेदार किस्सा और भी आया है, जो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले से लिंक है। जिस आदमी को ईडी और भाजपा वाले शराब घोटाले का मुख्य किंगपिन मानते हैं, जिन्होंने बार बार बोला कि किंगपिन मिस्टर रेड्डी, उसको गिरफ्तार किया शराब घोटाले के अंदर ही, जेल में डाला, और बेचारे को सिर्फ कमर में दर्द हुई और उसको जमानत मिल गई। या क्या हुआ? चंदा लिया, जमानत मिल गई। 50 करोड़ 60 करोड़ का चंदा लेने का आरोप है और सारे सबूतों के साथ है, तो जमानत भी मिली। और केजरीवाल का नाम लेकर के आज वो भाजपा की सहयोगी पार्टी को ज्वाइन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यह है इनके भ्रष्टाचार के तरीके और भ्रष्टाचार से लड़ने के तरीके। अब इसमें पॉलिसीज की बात करते हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने किया कि कमीशन शराब के ऊपर 5% से लेकर बढ़ा 12% कर दिया। सेम चीज एयरटेल के साथ घोटाले में भी इन्होंने दिखाई। एयरटेल को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसीज में चेंज किया और उनसे पैसा भी लिया। उसके पूरे सबूत मौजूद हैं, लेकिन इसको भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे तो कोई क्या ही कह सकते हैं। अडानी अंबानी को रेल, भेल, गेल और पता नहीं क्या क्या भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिए, समुद्री जहाज तक भेज दिए, रेलवे स्टेशन भेज दिए, और कोड़ियों के भाव जमीनें और खदानें बेच दी। साथ ही लाखों करोड़ रुपए का लोन जो माफ कर दिया, वो पैसा उसके अगेंस्ट में क्या मिला इनको, कैसे मिला, शेल कंपनियों के थ्रू मिला, कोई जांच ही नहीं होगी। अब जांच ही नहीं तो कैसे आरोप और कैसे सबूत? तो इसलिए मोदी जी तो बेदाग हैं, उन्होंने तो कोई भ्रष्टाचार अभी तक किया नहीं है 1 रुपए का भी। बात तो सच है, जब तक साबित नहीं तब तक बेदाग। सब कुछ बताने लगूंगा तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ चीजें और हैं जो आपको बताने बहुत जरूरी है। कुछ नाम गिनवाना चाहता हूं आपको। अजीत पवार, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनायक, हसन मुशरिफ, भावना गवली, छगन भुजबल, ये कुछ वो नाम हैं जिनके ऊपर स्वयं मोदी जी और भाजपा आरोप लगाती थी। 70,000 करोड़ का घपला, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, ये सब भाजपा में शामिल हो गए, तो इनके केस भी लगभग बंद की स्टेज तक पहुंचा दिए गए। और इनमें एक सज्जन तो ऐसे हैं जिन पर दाऊद इब्राहिम से भी संबंध होने के संकेत हैं, शक है, लेकिन वो जांच कैसे होगी? ये सब
जब बीजेपी में आ गए, इन्होंने भाजपा या उसकी किसी सहयोगी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो फिर वो मोदी वॉशिंग पाउडर और मोदी वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल दूध की तरह उज्जवल और चमकीले हो चुके हैं। कोई दाग तो बचा ही नहीं होगा। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतने केस हैं कि शायद पूरा दिन लग जाएगा एक वीडियो को बनाते बनाते। तो आज के लिए मैं इसको वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। आपने अब अच्छे से देख लिया कि केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कैसे लगे, क्या हुआ, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और उसको कैसे हैंडल किया गया। दूसरी तरफ मोदी सरकार के ऊपर कैसे आरोप हैं। अभी कुछ मंत्री का वो आरोप भी रह गया जब उन्होंने अपनी गाड़ियां प्रदर्शन करने वाले किसानों पर जानबूझ के चढ़ा दी और कई किसान मारे गए। किसान आंदोलन का भी आपको मालूम है, तो ज़्यादा विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा। तो अब आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार और कार्रवाई वर्सेस मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और कार्रवाई। मैं फिर कहूंगा, मैं इसको भाजपा सरकार बोलता ही नहीं, ये सिर्फ एक वन मैन शो है मोदी सरकार, जिसमें किसी मंत्री की कोई औकात नहीं है जो मोदी के सामने कुछ कह सके, कुछ सलाह भी दे सके। तो ये हालात हैं, वही हाल इन्होंने ऑफिसर्स का कर रखा है। जो ये कहेंगे वही सब कानून है, वही सब कुछ है। तो दोस्तों, मेरे ऐसे वीडियो और भी आते रहेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो तर्कशील लगते हैं, गहरे मुद्दों से, देश के मुद्दों से जुड़े हुए लगते हैं, तो आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं, ताकि ये सच्चाई, ये तर्क अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और बेल बटन आइकॉन का बटन दबाने से जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, आपके पास भी तुरंत उसकी सूचना पहुंच जाएगी। मैं नहीं कहता आप मेरी बात मानिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप मोदी का समर्थन कीजिए या केजरीवाल का समर्थन कीजिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा, जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं उनको अपनी तर्क की कसौटी पर खरा परखें अच्छे से, उसके बाद अपने निर्णय लें। वही निर्णय सबसे बेहतरीन होंगे। और मैं जानता हूं कि आप लोग सच्चे देशभक्त हैं, देश के सच्चे नागरिक हैं, तो आप मोदी पूजा, केजरीवाल पूजा या व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर या पार्टी पूजा से ऊपर उठकर देश पूजा को समर्थन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका साथी, आपका दोस्त नरेश अरोड़ा। नमस्कार।